नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। लगभग 1, 2 या 3 क्वेश्चन तक का वेटेज होता है इसका नीट एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन पूछ ले, कई बार 2 या 3 क्वेश्चन तक भी पहुंच लेता है इस चैप्टर से। तो सबसे पहले अपन ब्रीथिंग के बारे में, रेस्पिरेशन चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ब्रीथिंग के बारे में, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन में चैप्टर ये बताता है कि अपन श्वास क्यों लेते हैं, ब्रीथिंग क्यों करते हैं, अपन श्वास क्यों ले रहे हैं। तो आप इसके अंदर आता है कि अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। तो इसके अंदर बताता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अब ग्लूकोज को अपने को क्यों तोड़ना है, क्योंकि ग्लूकोज जब टूटेगी तो उससे अपने को क्या मिलेगी, एनर्जी। एनर्जी अपने को किस में चाहिए, एनर्जी अपने को चाहिए जब अपने सारे, जब हम फिजिकल में मेंटली सारे वर्क कर रहे हैं, उन सब के अंदर अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसके लिए एनर्जी चाहिए अपने को, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए अपन को क्या करना है, ग्लूकोज को तोड़ना है। और ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज से क्या बनेगा अपने पास, CO। वो ग्लूकोज से क्या मिलेगी अपने को, एनर्जी। ग्लूकोज से क्या मिलेगी अपने को, एनर्जी। तो अपन ये रिएक्शन पढ़ते हैं शुरू के अंदर कि ये है अपने पास ग्लूकोज, और ग्लूकोज से ऑक्सीजन से अपन, ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनाएगा, CO2, H2O और एनर्जी। और इसी एनर्जी का सारे दौड़ने, बोलने, खेलने, चलने सब के अंदर अपन इस एनर्जी का यूज करते हैं। देखो, यहां पे लगातार O2 अपने को उपलब्ध करवानी पड़ेगी तब ग्लूकोज टूटेगा। एक चीज और देखो, यहां पे लगातार CO2 बन रही है, लगातार CO2 बन रही है। CO2 बन रही है तो CO2 होती है टॉक्सिक, जहरीली होती है CO2। CO2 अगर अपनी बॉडी में रहेगी तो अपने पीएच को गड़बड़, बॉडी की पीएच को गड़बड़ कर सकती है। इस CO2 को भी अपने को क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो O2 अपने को क्यों चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना है। CO2 को क्यों बाहर निकालना है, क्योंकि CO2 को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ये CO2 टॉक्सिक है तो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। शुरू के अंदर चैप्टर यही बताता है कि ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनानी है, एनर्जी बनानी है और CO2 बनेगी, CO2 को बाहर निकालना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया। अब फिर आगे बताओ, चैप्टर आगे बताता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या है। सही, कि रेस्पिरेशन किन प्रोसेस के अंदर होता है। जैसे अपन ह्यूमन की बात करें, अपने चैप्टर में मेनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताता है। तो ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले बताता है कि देखो, ये मान के चलना कि जैसे मान लो ये मान लो कोई ह्यूमन है। इसके अंदर अपन ने देखा कि O2 तो अंदर आ रही है और CO2 बाहर जा रही है, ये मान के चल रहे हैं। ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, इसको बोलते हैं अपन ब्रीथिंग। पहला प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना इज ब्रीथिंग। सही। और उसका दूसरा नाम वेंटिलेशन भी बोलते हैं इसको। सही। वेंटिलेशन का मतलब ये होता है, जैसे रूम का वेंटिलेशन सही है, इसका मतलब हवा अंदर बाहर जा सकती है, तो ये वेंटिलेशन हो गया। अब हवा अंदर तो आ गई, तो अंदर अपने लंग्स के अंदर होती है एल्वेलाइज, कुपिकाए। इन एल्वेलाइज के अंदर क्या आ गई है, O2। अब ये O2 काम आ जाएगी क्या, ग्लूकोज तोड़ने के लिए, नहीं। अपने को इस O2 को टिश्यू के पास में भेजना है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज का टूटने का प्रोसेस है वो तो टिश्यू में चल रहा है, तो वहां तक अपने को इस O2 को पहुंचाना है। अब वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, वाया ब्लड, ब्लड लेके जाएगा इसको। तो मान लो ये अपने पास ब्लड वेसल्स आई, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू O2 कूप एल्वेलाइज से किस में आ जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर। और CO2 जो यहां पे है वो किधर चली जाती है, इसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। अब देखो, डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है, ये डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है किस किस के बीच, O2 CO2 तो हो रहा है डिफ्यूजन, पर ये हो किन किन के बीच रहा है, हाँ, कूपिकाए और रक्त वाहिनियां, एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। विसरण किस किस के बीच में हो रहा है, एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के बीच में डिफ्यूजन हो गया। O2
एल्वेलाई से किसके अंदर आ गई है, ब्लड वेसल्स के अंदर, और CO2 यहां से किधर चली गई है, एल्वेलाइज के अंदर। अब ये देखो यहां पे आ तो गई, अब इस O2 को अपने को लेके जाना है टिश्यू के पास में, सही। ये मानो अपन किसके पास में लेके गए हैं, टिश्यू के पास में। ये है अपने पास में टिश्यू, इस टिश्यू के पास में रिएक्शन चलती रहती है, ये C6H12O6, अपन ने अभी पढ़ा था, CO2 H2O और एनर्जी। ध्यान रखना तीनों बनते आगे, अपन जब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब इनका यूज पढ़ेंगे, CO2 और H2O का। ये अपने पास में मान लो एनर्जी मिल गई, इस एनर्जी को तो अपन यूज कर रहे हैं, और जो ये CO2 ये बन गई, इसको बोलते हैं अपन सेलुलर रेस्पायरेशन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन का मतलब कोशिकाओं में रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है ये, सही। अब अपने पास में O2 CO2 यहां पे मिल गई अपने को, ये O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट होगी किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इसको बोलते हैं अपन गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, गैसों का परिवहन हो गया। अब परिवहन होके गैस ये O2 और CO2 यहां तक तो आ गई, पर यहां से इसके अंदर कैसे जाएगी टिश्यू में, तो ये वही डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, O2 इधर चली गई और CO2 इधर आ गई, O2 तो इधर चली गई और CO2 इधर आ गई। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको भी बोलते हैं डिफ्यूजन। पर ये किस लेवल के ऊपर हो रहा है, किन किन के बीच में हो रहा है, ये डिफ्यूजन हो रहा है किस किस के बीच में, टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में, उत्तकों व रक्त वाहिनियों के बीच में होता है ना। तो ये लिख लो टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स के बीच में, टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स के बीच के अंदर ये होता है, ये अपन ने देख लिया, सही। अब देखो ये तो तीसरा प्रोसेस हो गया, ये चौथा प्रोसेस हो गया और ये पांचवा प्रोसेस हो गया, ये अपन रेस्पिरेशन के लिए अपन पढ़ते हैं, सही। अब देखो इन प्रोसेस से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन, बस अच्छा क्वेश्चन बनता है अरेंजमेंट का, ये 500 स्टेप देगा और अपने को अरेंज करवाएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा। अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस चीज को समझ लो। सबसे पहले हवा अंदर आएगी, अंदर से फेफड़ों में जाएगी, लंग्स के अंदर, लंग्स में होती है एल्वेलाई, एल्वेलाई में जाएगी, एल्वेलाई से किस में जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल से किस में जाएगा, है ब्लड वेसल से उत्तकों के पास में, टिश्यू के पास में जाएगा। सिंपल कर लो, आपको घर जाना होगा, कहाँ से जाओगे, यहाँ से बाहर निकलोगे, बस में बैठोगे, सही। अब मैं बोलूँ यहाँ से सबसे पहले आप घर पे जाओगे, फिर बस में बैठोगे, फिर बाहर निकलोगे, सही थोड़े नहीं है, मतलब प्रोसेस है, एक स्टेप है, उसके अनुसार आप यहाँ से बाहर जाओगे, बस में बैठोगे, फिर उसके बाद में जाओगे, सेम अपना इसका यही प्रोसेस है, याद रखना। अगर तुम्हें ये याद भी नहीं रहे तो ये स्टेप ये माइंड में रहेगा, तो आप आराम से कर लोगे, अरेंज कर दोगे इसको, सबसे पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, सही। एक देखो, एक शॉर्टली में बता देता हूँ आपको, अपने वो दे रखा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे लोअर एनिमल, हाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अपने आवास और कोशिकीय संगठन के आधार पर, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, है ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हैबिटेट, हैबिटेट इसका मतलब आवास, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो आवास के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, मैं बोल रहा हूं आप, क्या आप गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हो क्या, क्यों, कौन करता है गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन, पानी में रहे। आपने ये कैसे डिसाइड किया कि पानी में रहने, आप उनके हैबिटेट के आधार पर तो डिसाइड कर रहे हो कि वो कहां पे रह रहे हैं, पानी में, तो वो किसके द्वारा रेस्पिरेशन कर रहे हैं, गिल्स के द्वारा। मैं ऐसे बोलूं आपको, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करने वाले पानी में रह सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि आपने आवाज चेंज किया तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, सही। एक आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शरीर जीवों का संगठन, कैसे, जैसे लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा कैसा है, यूनिसेलुलर, पोरीफेरा कौन सा है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया उसमें केवल एक सेल ही है, वही सारे फंक्शन कर रही है, वही रेस्पिरेशन का काम कर रही है, वही सर्कुलेशन का काम कर रही है, वही सारे रिप्रोडक्शन का काम कर रही है, बॉडी के सारे एसेंशियल वर्क है वो एक सेल ही कर रही है। क्या उसमें लंग्स पाया जाएगा क्या, नहीं होगा लंग्स, क्योंकि लंग्स तो पूरी एक ऑर्गन सिस्टम हो गया, वो सॉरी ऑर्गन हो गया पूरा, और वो तो केवल एक सेल है, और अपन पढ़ते हैं सेल, सेल मिलकर बनाती है टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ऐसे बनते हैं, तो उनमें नहीं पाया जाएगा। अब मैं बोलूं लंग्स अपने में क्या पाया जाता है, ह्यूमन में क्या पाया जाता है,
लंग्स। और एक देखना, एक भाई अलग ही है, मेंढक, फ्रॉग, उसका अलग ही व्यवहार चलता है फ्रॉग का। फ्रॉग को आप पकड़ के पानी में डाल दो, वो वहां पे भी रेस्पिरेशन कर लेगा, अपने गिल्स निकाल लेगा और गिल्स से रेस्पिरेशन करने लग जाएगा। आप उसको पकड़ के बाहर निकाल दो, बाहर लंग्स से भी काम करता चला लेगा वो। आप अभी देखना, अभी तो चलो अपने बारिश का मौसम है, इस समय तो अपने को बहुत ज्यादा दिखाई दे जाता है वो। देखना बिल्कुल भर गर्मी, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर, उस समय कहाँ पे चला जाता है वो, छिप जाता है। फिर कहाँ से करेगा रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस, अपनी शरीर सतह को बोल देता है अब लो एक ऑक्सीजन निकलो बाहर, तो भाई उसका अलग ही चलता है उसका। तो फ्रॉग का एक अलग से ध्यान रखना, ह्यूमन का ध्यान रखना, और एक लोअर एनिमल्स का ध्यान रखना, उसके अंदर है ना बॉडी सरफेस के द्वारा कर लेते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। अब अपन इसके आगे बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सॉरी ह्यूमन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपने में ये कहाँ कहाँ से हवा अंदर जाएगी। सबसे पहले रेस्पिरेशन के पार्ट, जैसे मैं बोलूँ आपको, मुंह रेस्पिरेशन का पार्ट है क्या? अब वो तो अलग बात है, भगवान ने दिया तो नाक है श्वसन करने के लिए, पर हम मुंह से भी श्वसन करना स्टार्ट कर देते हैं, पर भगवान ने दिया तो क्या है, नाक। तो अपन नॉर्मली नोज है ना, एक्सटर्नल नोस्टर्स यहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे बाहर की तरफ आएगा एक्सटर्नल नोस्टर्स, एक्सटर्नल नोस्टर्स या बाह्य नासा रंध्र। कितने होते हैं? दो, एक जोड़ी, हाँ दो मान लो, दो होते हैं, ये बाहर दो। इनके आगे मिलेगा आपको एक्सटर्नल नोजल चेम्बर, ये नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर, नासा कोस्ट, नासा कोस्ट। नासा कोस्ट में देखना आप कितने होते हैं संख्या में, दो। और इनमें होते क्या है, एक तो हेयर और एक म्यूकस। म्यूकस का मतलब हो गया श्लेष्मा और बाल। श्लेष्मा क्या काम करेगा? हाँ, और बाल भी क्या काम करेंगे, जो फोरेन ये जो डस्ट पार्टिकल है उनको ट्रैप करने का काम ये करते हैं, ये कर लिए। इसके बाद में आता है इंटरनल नोस्टर्स, इंटरनल नोस्टर्स या आंतरिक नासा रंध्र, आंतरिक नासा रंध्र। आंतरिक नासा रंध्र भी संख्या में कितने होते हैं, दो। उसके बाद में आती है फेरिंग्स, गर्सनी, गर्सनी फेरिंग्स। गर्सनी के देखो ध्यान रखना, इसके लिए सबसे अच्छा एक ही सवाल बनता है, ये कॉमन पाथ है किस किस के लिए, फूड एंड एयर, हवा और भोजन दोनों के लिए कॉमन पाथ कौन होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को बोलते हैं अपन साउंड बॉक्स, जहां से अपने में, जैसे अपन बोल रहे हैं यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, जैसे आप बोलोगे आप फील कर सकते हो यहाँ पे हाथ लगा के ये वाइब्रेट हो रहा है, सही, साउंड बॉक्स आ गया। ये कौन हो गया, लेरिंग्स। लेरिंग्स के ऊपर वाले पार्ट, या ऊपर आ गया ग्लोटिस, नहीं, इस ग्लोटिस के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एपीग्लोटिस। ये होता है एपीग्लोटिस, ये होता है एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस क्या करता है, इधर हो गई फूड पाइप, जो अपने भोजन है, फूड है, उसको ये एयर पाइप में नहीं आने देता। मतलब जैसे ही मान लो ये इधर आने लग जाए, जैसे आप जैसे निगलते हो, जैसे ऐसे फील करो, ऐसे लगेगा जैसे कोई एक ढक्कन है वो बंद हो गया, फूड पाइप इधर ही निकल गया, सही। तो ये उनको प्रिवेंट करने का काम करता है, सही, ये कर लिया। अब आगे देखना, आगे आता है अपने ट्रेकिया, ये कौन आता है, ये ट्रेकिया। देखो ये आ गया अपने ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में ध्यान रखना आप, ट्रेकिया फूड पाइप है या एयर पाइप, एयर पाइप। जब बात ही रेस्पिरेशन की कर रहे हैं तो ये रास्ता इधर से निकल गया, इधर तो इसोफेगस आ गई फूड पाइप, इधर ट्रेकिया, अपन ट्रेकिया की तरफ निकल गए क्योंकि अपन को रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ना है। अब ट्रेकिया आ गया, मान लो ये, सही। ट्रेकिया में देखना आप, ऐसे मान लो ट्रेकिया आ गया अपने। ट्रेकिया के अंदर ध्यान रखना, एक तो सी सेफ के कार्टिलेज होती है, सी सेफ की, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इसके ध्यान रखना, इनकम्प्लीट कार्टिलेज, हिंदी में उपास्थि, उपास्थि होती है। और किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की,
हाइलीन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। अब अपने एक सवाल यहाँ पे अच्छा सवाल ये और बनता है कि ये इनकम्प्लीट किधर होती है? हाँ, दो साइड होती है, वेंट्रल और डोर्सल। तो पीछे के लिए यूज कौन सा करते हैं? डोर्सली। तो किधर की तरफ इनकम्प्लीट होती है? डोर्सली। क्यों डोर्सली ही इनकम्प्लीट होती है? क्योंकि पीछे आ जाती है फूड पाइप, इसोफेगस, ग्रास नली आ जाती है पीछे की तरफ, इसलिए आगे की तरफ। अब आएगा ये सी शेप की कार्टिलेज काम क्या करती है? इसको बचाती है, प्रिवेंट, इसको बचाती है किससे? कोलैप्स होने से, चिपकने से बचाने का काम करती है। इसको चिपकने से बचाने का काम करती है, चिपकने से बचाती है। ध्यान रखना, कार्टिलेज से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन बन सकता है, इतना ही दे रखा है। इनकम्प्लीट किधर, किधर कंप्लीट और किधर इनकम्प्लीट, किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की, है ना, ये ध्यान रखना। और काम क्या करती है? अब अपन बात करते हैं, है ना, ये हो गया। अब ये आगे जाकर क्या पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ऐसे दो पार्ट में। अपने एनसीईआरटी में यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल बनाता है ये, वो ऐसे बताता है कि अपने ये किस लेवल के ऊपर जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है? किस लेवल के ऊपर? T5 लेवल के ऊपर। अब अपने सवाल आता है T5 है क्या? अपने में पाई जाती है वर्टिब्री, कशेरुगाए। और कशेरुगाए हमने पढ़ी होगी होती है कौन कौन सी? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कोक्सल, सैक्रल। ये बताया था, कजरी 13, लहंगा सोने का। कजरी कितनी? 7। सर्वाइकल कितनी होती है? 7। थोरेसिक कितनी होती है? 12। लंबर कितनी होती है? 5। कोक्सिस कितनी होती है? 1। सैक्रल कितनी होती है? 1। ये देखो ऐसे वर्टिब्रा पाई जाती है अपने में। एक वर्टिब्रा यहाँ पे है, एक वर्टिब्रा यहाँ पे है, और इनके बीच में एक वर्टिब्रा है, ये से यहाँ पे है, एक वर्टिब्रा यहाँ पे, एक वर्टिब्रा यहाँ पे, एक वर्टिब्रा यहाँ पे, ऐसे वर्टिब्रा है, सही। और इनके बीच में पाई जाती है एक डिस्क, यहां पे पाई जाती है ऐसे डिस्क। अपन ये डिस्क की प्रॉब्लम देखते हैं ना अपन, सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम, वो ये डिस्क के सकने की वजह से ही होती है, सही। ये वर्टिब्रा पाई जा रही है, सही। अब देखो, एक मैं मान लू ये है अपने, मान लो C1, ये है C5, ये है T1, ये है T4, ये है T5, ये है T6। अगर मैं पीछे से देखो एक ह्यूमन को ऐसे कट किया और आपने ऐसे देखा कि पहले तो है सर्वाइकल फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ऐसे कर रहे हो, फिर देख रहे हो आप थोरेसिक कौन सी आएगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। जहां पर पांचवी थोरेसिक है उसके जस्ट सामने देखोगे तो आप देखोगे कि ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ऐसे। उनको बोलते हैं अपन प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राथमिक श्वसनिकाएं। ये कौन आ गई? प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राथमिक श्वसनिकाएं। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। फिर इनिशियल ब्रोंकाइट्स या एल्वेलर ट्यूब, और फिर वास्ट में आ जाती है एल्वेलाई। इतना याद रख लेना अपने। तो एल्वेलाई के लिए देखो मैंने ऐसे बताया है, एल्वेलाई आ गई है मान लो, ध्यान रखना। एल्वेलाई कितनी होती है? 300 मिलियन एक लंग्स, है ना, लंग्स के अंदर। अब देखो ये एल्वेलाई रेगुलर है या इनरेगुलर? आप बताओ, ये रेगुलर है या इनरेगुलर? इनरेगुलर। इनरेगुलर क्यों होती है ये? क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाना है, सरफेस एरिया को अपने को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है अपने को सरफेस एरिया को? है ना, क्यों बढ़ाना है सरफेस एरिया को? ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने को प्रोवाइड कर सके, किसके लिए? डिफ्यूजन के लिए। अपन ने ये पढ़ा था कि जहां पे एल्वेलाई होती है यहाँ पे ब्लड वेसल्स आएगी, यहां से O2 इधर आएगी, CO2 इधर आएगी, तो ये डिफ्यूजन की साइट है नहीं है, प्राइमरी साइट है नहीं है। सेकेंडरी साइट कहां पे थी? है ना, सेकेंडरी साइट है नहीं, वो प्राइमरी साइट है नहीं है। अब देखो ये हो गया, हाँ, सरफेस एरिया को ये बढ़ाने का काम कर दी। ये आ गई है अपने एल्वेलाई। और ध्यान रखना, मैं एल्वेलाई के बारे में थोड़ा बहुत और बता दूं। ऐसे मान लो अपने में एक एल्वेलाई है, ये एक एल्वेलाई ले लिया। एल्वेलाई के पास से निकलती है ब्लड वेसल्स, यहां से निकल गई ब्लड वेसल्स, सही। अब आपको थोड़ा बहुत आगे आपने पहले क्लास ली हुई है इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है एल्वेलाई के अंदर? 104 mmHg, 104 mmHg। यहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? कितना? 40।
मैंने बताया था CO2 के दो ही पार्शियल प्रेशर है बॉडी में, 40 और 45। जहां पे O2 का ज्यादा है वहां पे CO2 का कम रहेगा, तो कम वाला कितना 40। जहां पे O2 का कम है वहां पे CO2 का ज्यादा रहेगा, ज्यादा वाला कितना 45। मैं बता रहा हूं, ये अपने पास में आई है पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये आई है अपने पास पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। कहां से आई है ये अपना हार्ट। ये मानो ये हार्ट में नीलियों के द्वारा संकुचन हुआ, वेंट्रिकल्स के द्वारा संकुचन होकर ब्लड किसके पास जाता है, लंग्स के पास में, वहां से आई है। तो इसके पास में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा बताओ, O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, O2 का पार्शियल प्रेशर होगा कितना 40 और CO2 का कितना होगा 45। तो अपन यहां पे देख सकते हैं कि O2 इधर से तो इधर आ जाएगी, CO2 इधर से इधर चली जाएगी। इसका मतलब डिफ्यूजन की साइट है ये। अब डिफ्यूजन की साइट के अंदर देखो कौन कौन आता है। एक तो है ब्लड वेसल्स की इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली, जिसको बोलते हैं अपन ट्यूनिका इंटरना। अपन पढ़ते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना, है ना। ट्यूनिका इंटरना इसको बोलते हैं एंडोथीसियम, है ना। ये एक है कूपिका एलुलाइज की मेम्ब्रेन, और ये बीच वाली है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अपनी एनसीईआरटी बताती है कि ये तीनों मिलकर भी 1 mm से भी कम है, इतनी थिन है। और थिन क्यों है, क्योंकि डिफ्यूजन आसानी से हो सके। सही। फिर अपने में पाए जाते हैं लंग्स। लंग्स कितने होते हैं नंबर में, नंबर में कितने होते हैं लंग्स, 2। ऐसे मान लो अपने में लंग्स हैं, ऐसे मान लो लंग्स हैं, ये अपने में 2 लंग्स हैं। एक वाले को तो बोलते हैं राइट लंग्स, इसको राइट मान लिया, इसको मान लिया मैंने लेफ्ट है। मैं बताऊं ये डेंजर ही होता है। इस यहां पे होती है कार्डियक नोच, समझ में आया। कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, हार्ट के लिए। इसका मतलब यहां पे कौन होता है, हार्ट। सही। राइट लंग्स के बारे में ध्यान रखना, ये 3 लोब में डिवाइड होता है, और लेफ्ट वाला 2 लोब में डिवाइड होता है। इसके लिए भूल भी जाओ तो इसे याद रखना, जैसे अपने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, यानी कि राइट पार्ट में ही ट्राइकस्पिड वॉल, और राइट लंग्स ही 3 पार्ट में डिवाइड, और लेफ्ट लंग्स 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। सही, ये ध्यान रखना। अब देखो ये यहां पे होता है ये, और देखो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लंग्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसमें भरा होता है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। देखो फ्लूइड क्या काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा, यांत्रिक सहारा देता है। कैसे, बाहर से अगर कोई धक्का लग रहा है, उस धक्के के प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है ये। सही, ये हो गया अपने। अब आगे दे रखा मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म दे रखी है अपने चैप्टर के अंदर, है ना। अब देखो मैकेनिज्म, श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि है श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि में देखना आप एक बात देखना, ये अपन पढ़ते हैं कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। हवा हमेशा अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर या निम्न आंशिक दाब की ओर गति करती है। सही। तो बाहर देखो श्वसन की क्रियाविधि में पहले मैं बता दूं मसल्स काम में आती है, पेशियां काम में आएगी, मसल्स। और कौन कौन सी मसल्स काम में आती है, एक तो याद रखना डायफ्राम, और एक आती है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल में अंतरापरसुक पेशी, अंतरापरसुक पेशी। सही। अब डायफ्राम है वो मेन मसल्स है, मुख्य पेशी यही है, मेन मसल्स। मतलब लगभग 75% तक रेस्पिरेशन को यही कंप्लीट करवाती है, कौन, डायफ्राम। और इंटरकोस्टल मसल्स 2 टाइप की होती है, EICM और IICM। EICM का मतलब हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बाह्य अंतरापरसुक पेशी। IICM का मतलब हो गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, आंतरिक अंतरापरसुक पेशी।
सही। अब मैं बोल रहा हूं नॉर्मल रेस्पिरेशन को तो ये दोनों कंट्रोल करती है, नॉर्मली रेस्पिरेशन, सामान्य श्वसन को तो ये कंट्रोल करती है। और एक मसल और होती है एब्डोमन मसल्स, उदरीय पेशी, एब्डोमन मसल्स, ये करती है फोर्सफुली रेस्पिरेशन को। फोर्सफुली रेस्पिरेशन का मतलब हो गया बलपूर्वक रेस्पिरेशन को ये कंट्रोल करने का काम करती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन को ये कंट्रोल करती है, ध्यान रखना। सही। तो ये होगी ईआईसीएम और आईआईसीएम। डायफ्राम काम करेगा, ईआईसीएम करेगा, आईआईसीएम करेगा, और उदरीय पेशी एब्डोमिनल मसल्स काम करेगी। सही है, ध्यान रखना। अब देखो नॉर्मली रेस्पिरेशन में दो चीज शामिल है। नॉर्मली रेस्पिरेशन में दो चीज शामिल है, एक तो हवा को इनहेल करना, इनहेल का मतलब हो गया अंतः श्वसन, और एक हवा को एक्सहेल करना, हाँ बाह्य श्वसन। मतलब हवा को अंदर ले रहे हो और हवा को बाहर निकाल रहे हो। सबसे पहले अपन मैकेनिज्म पढ़ते हैं इनहेल करने की, हवा को अंदर ले रहे हैं। तो देखो हवा अंदर कैसे आएगी, अभी अपन ने बताया कि पार्शियल प्रेशर की वजह से ही हवा अंदर बाहर आती है। अब पार्शियल प्रेशर कैसे मेंटेन करेगा, देखो अपन ने ये पढ़ा है कि बाहर एनवायरनमेंट का प्रेशर फिक्स होता है, एनवायरनमेंट का प्रेशर तो फिक्स है। क्या हम अपनी बॉडी के प्रेशर को चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, आप प्रेशर को चेंज करो बॉडी के, इसको क्या करो चेंज करो। अब आएगा अपन चेंज कैसे करें प्रेशर को? आप एक काम करो, वॉल्यूम को बढ़ा दो। कैसे? देखो अगर एनवायरनमेंट का तो बाहर का फिक्स है और अंदर का चेंज कर सकते हैं। अगर हम अंदर के प्रेशर को कर दे कम और बाहर का प्रेशर है ज्यादा, तो हवा किधर से किधर आ जाएगी? बाहर से अंदर, आउटसाइड आ जाएगी। अब दिक्कत है अपने प्रेशर को चेंज कैसे करें। एक अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। पीवी बराबर होता है एनआरटी। टेम्परेचर अपनी बॉडी का कांस्टेंट है, आर वैसे ही कांस्टेंट होता है, एन है नंबर ऑफ मोल, तो पीवी बराबर क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो अपन पढ़ते हैं पी प्रोपोर्शनल होता है 1/v। इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो एक काम करो, आप अपने बॉडी के वॉल्यूम को बढ़ा दो, या यहाँ के थोरेसिक चेंबर को वॉल्यूम को बढ़ा दो। ये होता है थोरेसिक चेंबर। अपने लंग्स में ऐसी व्यवस्था होती है कि इस थोरेसिक चेंबर में अगर जैसा भी चेंजिंग होगा वो सीधा रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पर? लंग्स के अंदर। ऐसा अरेंजमेंट होता है, और वो जरूरी भी है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। अब देखो मैं बता रहा हूं, वॉल्यूम को अपने को क्या करना है? बढ़ाना है। अब देखो वॉल्यूम को क्या करो अपने? बढ़ा देते हैं। अब आता है वॉल्यूम को कैसे बढ़ाते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं बाहर एनवायरनमेंट का प्रेशर तो है सेम, अपने को अंदर का बढ़ाना है। तो अपने इसको इसमें अपने हेल्प करती है दो मसल्स। कौन कौन सी? अभी मैंने बताया था नॉर्मल रेस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स काम आती है? एक तो डायफ्राम और एक ईआईसीएम, ये दोनों काम करेगी। सबसे पहले अपन करते हैं डायफ्राम, डायफ्राम, और एक काम करती है ईआईसीएम। अब डायफ्राम क्या होगा? सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा संकुचित। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे क्या होगा? जो डायफ्राम डोम शेप था, डोम शेप यानी कि गुंबदाकार, वो डोम शेप से कैसा हो जाएगा? फ्लैट। ऐसा हो गया। उससे क्या होगा? देखो मेरे पास दो लंग्स है, ऐसे मैंने बना दिया। एक तो मेरे पास लंग्स ऐसा है और मेरे पास एक लंग्स मान लो ऐसा है। किसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? सेकंड वाले में। या ऐसे देख लो, ये मान लो आपने, ये डायफ्राम है और ये ऊपर लंग्स है। एक तो ये है डोम शेप, सही। एक तो ये वॉल्यूम है। इसको मैं फ्लैट कर दूं तो ऐसा हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो डायफ्राम डोम शेप से कैसा हो जाता है? फ्लैट। ऐसे नीचे की तरफ आ गया, तो उससे क्या हो गया? वॉल्यूम
बढ़ गया। तो देखो डायफ्राम ऐसा था, ऐसे से कैसा हो गया, ऐसा हो गया, डोम शेप से फ्लैट हो गया। सही। उससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम किधर बढ़ता है, सबसे अच्छा सवाल यह था, क्योंकि कंफ्यूज यही करेगा आपको। वॉल्यूम किधर बढ़ेगा, हाँ, एंटीरियरी पोस्टीरियरी, एंटीरियरी पोस्टीरियरी, ये मानो, मतलब ऐसे ऊपर नीचे वॉल्यूम बढ़ गया है ना, ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ गया, एंटीरियरी पोस्टीरियर। इसलिए याद रखना, डीएपी याद रख लेना, डायफ्राम वॉल्यूम किधर बढ़ाता है, एंटीरियरी पोस्टीरियरी बढ़ा देता है। ये क्या कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाया घटा, प्रेशर कम। इधर आ जाओ। अब दूसरी मसल्स अपने पास EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेगी, देखो ये क्या करेगी, ये भी होगी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया संकुचित। ये संकुचित होगी तो क्या होगा, अपने में रिब्स, रिब्स का मतलब पसलियां, वह स्टर्नम, स्टर्नम का मतलब हो गया उरोस्ती, ऊपर की ओर गति करेगी, अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट करेगी, सही, अपवर्ड मूवमेंट करेगी। अब ये अगर ऊपर की तरफ गति करेगी तो देखो ऐसी होती है अपने में रिब्स, ये मान लो ये है स्टर्नम, स्टर्नम है, यहां से निकलती है ऐसे रिब्स, सही। आप देखो नॉर्मली फोर्सफुली इनहेल करो हवा को, तो आप देखोगे कि अपने में रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ रही है। उससे क्या हो गया, एक तो वॉल्यूम कम हुआ या ज्यादा, जैसे अपन बोलते हैं सीना फुला हो, उसके अंदर अपन वॉल्यूम बढ़ा देते ताकि ये ऊपर की तरफ आ जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाए। उससे क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। किधर बढ़ा वॉल्यूम, आगे पीछे। तो अगर पश्चे या डोर्स, ये एंड वो सॉरी डोर्सली और वेंट्रली, तो ध्यान रखना डोर्सली एंड वेंट्रली, वेंट्रली वॉल्यूम बढ़ गया। अब देखो दोनों कंडीशन ने क्या किया, इधर वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। अब P इनसाइड, अंदर का प्रेशर तो क्या हो गया, कम, और P आउटसाइड क्या हो गया, ज्यादा। अंदर का प्रेशर तो क्या हो गया, ये सॉरी बाहर का प्रेशर तो क्या हो गया, ज्यादा, और अंदर का प्रेशर क्या हुआ, कम। तो हवा P आउट, वो सॉरी एयर, हवा बाहर से किधर की तरफ आ जाएगी, अंदर, इनसाइड, अंदर की तरफ आ गई हवा। ये नॉर्मली रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया अपन, समझ में आया। सवाल 2 3 4 बनते हैं जो, देखो एक तो सवाल ये बनेगा कि नॉर्मली रेस्पिरेशन के अंदर, देखो सवाल पहला ये, नॉर्मली रेस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स काम आती है, डायफ्राम और EICM। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाए कौन सी मेन मसल्स है इनमें से, कौन सी है, डायफ्राम। तीसरा ये आ जाए क्वेश्चन कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट, सही। कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम की शेप कैसे चेंज होगी, हाँ ये वर्ड याद रखना। पिछली बार एक कौन सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि नॉर्मली इनहेल करते हैं हवा को अपन, या नॉर्मली अंतः श्वसन में ये डायफ्राम हो जाता है डोम शेप से फ्लेट, फ्लेट से डोम, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए अलग अलग। कैसे, डोम गुंबद आकार से फ्लेट हो जाता है, ये ध्यान रखना। उससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो, एक क्वेश्चन ये आ गया, एक क्वेश्चन ये आ जाता है वॉल्यूम किधर बढ़ता है, सही। ध्यान रखना आपको इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा नीट में, स्टेटमेंट फर्स्ट मैं बोल रहा हूं, समझना आप, ये बताना सही है गलत है स्टेटमेंट। मैं बोल रहा हूं नॉर्मली हवा को इनहेल करते हैं अंतः श्वसन में, डायफ्राम शिथिल होता है, ये रिलैक्स होता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, किधर, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, सॉरी एंटीरियरी पोस्टीरियरी से, ये गलत है क्या, गलती क्या है इस स्टेटमेंट में, हाँ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, शिथिल नहीं होता, संकुचित होता है यहाँ पे, तो एक ये गलती करवा देगा आपको ये यहाँ पे एक वर्ड ही लिखेगा बस ऊपर कि डायफ्राम या तो ये वो क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है या एक्सहेल कर रहा है, और नीचे वाले चारों सही लिख देगा और पूछ लेगा ABC ABD या कोई नहीं आंसर। क्यों, क्योंकि ऊपर वो इनहेल की बात कर रहा है, तो इनहेल में होता है ये सारी प्रोसेस। अब अपन बात करते हैं एक्सहेल। अगर हवा को अपन नॉर्मली एक्सहेल,
नॉर्मली एक्सेल, एक्सेल का मतलब कर रहा है हवा को आप अंदर ले रहे हो या बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। सही। इसमें दो टाइप की मसल्स काम आती है, एक तो वही सेम नॉर्मली रेस्पिरेशन में दोनों आती है, एक तो डायफ्राम और एक ईआईसीएम। अब उसका उल्टा कर दो, पहले डायफ्राम क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, अब डायफ्राम को कर दो आप रिलैक्स, शिथिल कर दो। शिथिल का मतलब हो गया रिलैक्स कर दो। उससे क्या हो जाएगा, जो डायफ्राम अपने पास में फ्लेट हो गया था ऐसा, जो डायफ्राम अपने पास में ऐसे फ्लेट हो गया था, वो वापिस कैसा हो जाएगा, डोम शेप, गुंबदाकार। तो चपटा, चपटा मतलब फ्लेट, फ्लेट से कैसा हो गया, डोम शेप, डोम शेप का मतलब हो गया कैसा, गुंबदाकार, चेंज हो गया। अब जो वॉल्यूम अपने पास में बढ़ा था, सॉरी, जो वॉल्यूम अपने पास में बढ़ा था वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किधर बढ़ा था वॉल्यूम, डायफ्राम की वजह से, एंटीरियरी पोस्टीरियरी, तो एंटीरियरी पोस्टीरियरी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा। सही। सेम ईआईसीएम में क्या होगा, ये भी क्या होगी, रिलैक्स, यानी कि शिथिल हो जाएगी। और जो रिब्स और रिब्स एंड स्टर्नम, स्टर्नम का मतलब हो गया उरोस्ती, जो ऊपर की तरफ गई थी, अपवर्ड मूवमेंट किया था, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर मूवमेंट करी थी वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। किधर, डोर्सली वेंट्रली, डोर्सली वेंट्रली। अब देखो वॉल्यूम कम है, इधर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो देखो क्या हो रहा है, ये रुको, इधर देखो वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। उससे क्या होगा, प्रेशर इनसाइड से क्या हो गया, ज्यादा, और प्रेशर आउटसाइड कम। हवा किधर से किधर मूवमेंट करेगी, एयर अंदर से बाहर की तरफ, तो एयर कहां पे, इनसाइड से आउटसाइड। सही। ये है नॉर्मल ब्रीथिंग। यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे, तुम सोल्व कर लोगे यहां से। अब आता है नॉर्मली, अब देखो अब आता है इसके अंदर नो इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास में कोई पर्याप्त डाटा नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ देख भाई साहब, जमाना ऐसा है आज, लोग सुनो, लोग आटा दे देंगे पर डाटा नहीं देंगे, है ना। देखो एक आता है फोर्सफुली रेस्पिरेशन में, रहने दो, फोर्सफुली रेस्पिरेशन, देखो फोर्सफुली रेस्पिरेशन, फोर्सफुली रेस्पिरेशन में कौन सी मसल्स काम आ रही थी, फोर्सफुली रेस्पिरेशन, एब्डोमन मसल्स और आईआईसीएम, एब्डोमल मसल्स और आईआईसीएम, तो ध्यान रखना। इन दो का स्टेटमेंट में पूछ ले, या आपको ऐसे स्टेटमेंट में पूछ ले कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में आईआईसीएम काम आती है, सही है गलत है, गलत है, गलत है ना, ऐसा ऐसे क्वेश्चन पूछ, या आपको ऐसे पूछो एब्डोमल मसल्स, तो आप यहाँ पे बैठो अभी और यहाँ पे 5 राउंड लगा के आओ बाहर, है ना, तो आप जैसे ही राउंड लगा के आओगे आप ऐसे यहाँ से पकड़ के बैठ लो, हालत खराब। इसका मतलब यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स है, उनके अंदर पेन होना स्टार्ट हो गया। वो एब्डोमिनल मसल्स किस में काम आती है, फोर्सफुली रेस्पिरेशन में। अब अपने आते हैं लास्ट में इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या पल्मोनरी वॉल्यूम्स भी बोलते हैं इसको। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स यानी कि श्वसनीय आयतन। ये वॉल्यूम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में ब्रीथिंग रेट, अपने में नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी है, 500 ml, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, 12 से 16 पर मिनट,
यानी कि 1 मिनट के अंदर हम 12 से 16 बार रेस्पिरेशन करते हैं। कितनी बार? बिल्कुल बेहतर नहीं बोलना है। मेरे को पता है तुम्हारे मन के अंदर आ रहा है कि सर एक बार बोल लेने दो। 72 है ना, ये मन में आ रही है। तो 72 बार अगर आप बोलना चाहते हो तो कृपया 72 बार 1 मिनट में रेस्पिरेशन करके दिखाओ। इंसान तो है, कर भी लोगे, पर आपको फिर पता चल जाएगा कि फोर्सफुली रेस्पिरेशन में एब्डोमिनल मसल्स कैसे काम करती है, फिर पता चलेगा आपको डिटेल के अंदर। सही। तो देखो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी हो गई? 12 से 16 पर मिनट। सही। ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के अंदर नॉर्मल ब्रीथिंग रेट हो गई। इनको स्पाइग्नोमेट्री द्वारा मापते हैं, है ना। एक ध्यान रखना, इसके अंदर सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आती है टीवी। टीवी का मतलब टेलीविजन नहीं आएगा तुम्हारे मन में, एक बार के लिए टेलीविजन जरूर आएगा, पर एक बार टेलीविजन बोल लेना, फिर उसके बाद में नहीं, टेलीविजन नहीं। टेलीविजन नहीं है, क्या है? टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? नॉर्मली इनहेल एंड एक्सेल। देखो नॉर्मली इनहेल एंड एक्सेल, नॉर्मली हवा को इनहेल करो और एक्सेल करो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? टाइडल वॉल्यूम। कितनी होती है टाइडल वॉल्यूम? 500। एक बार में 500 ml है टाइडल वॉल्यूम। 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग करते हो आप? तो 12 को इंटू करो, एक तो 500 से, एक 16 को इंटू करो 500 से, कितना आएगा? लगभग 6000 से 8000 के, है ना, पर मिनट। यानी कि आप 1 मिनट में 6000 से 8000 ml हवा को इनहेल और एक्सेल कर लेते हो। इसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में ध्यान रखना, आप कुछ नहीं करना, 500 की ज्वारी करनी है बस, 500। ये याद रखना। अगर आज तक तो क्वेश्चन आया ना, तो ये 6000 से 8000 वाले में तो आया नहीं है। क्वेश्चन आया है मेज कॉलम फर्स्ट टू सेकंड का, उसमें 500 ही लिखा है। तो कितनी होती है? 500, है ना। हाँ, वॉल्यूम देखे भी नाम पूछ लिया आपको। एक कौन सी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से जो 500 ml होती है? टाइडल वॉल्यूम। किसे पूछ लिया आपको, तो याद रखना। दूसरी आती है IRV, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। सही। अब IRV किसको बोलते हैं? देखो नॉर्मली हवा को इनहेल करने के बाद में आप फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हो? नॉर्मली इनहेल करो हवा को, उसके बाद में कितनी फोर्सफुली कितनी इनहेल कर सकते हो? फोर्सफुली इनहेल एयर, फोर्सफुली कितने इनहेल कर सकते हो आप इसको? अब देखो ये कितनी होती है, कितनी होती है? 2500 से ml। आप ये फील भी करो, लो एक बार IRV करो, करके बताओ IRV। फोर्सफुली इनहेल करो हवा को, हाँ हुई ना। ये कितनी हो गई? 2500 से। इसमें देखना रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगी। आप नॉर्मली इनहेल करो, आपकी रिब्स और स्टर्नम बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाएगी। क्यों क्यों उठी? क्योंकि उसने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। सही। वॉल्यूम क्यों चाहिए? क्योंकि आपने फोर्सफुली अंदर खींचा तो अधिक स्पीड से हवा अंदर से बाहर से अंदर की तरफ गई, तो ये IRV होगी। एक आती है अपने ERV। ERV क्या होता है? आप फोर्सफुली कितनी हवा को बाहर निकाल सकते हो? फोर्सफुली एक्सेल एयर कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। मतलब आप देखो, आप एक तो हवा को इनहेल करो और एक्सेल करो, जितनी आप इनहेल कर सकते हो उससे कम ही एक्सेल कर पाओगे। सही। ये होगी 1000 से 1100 ml। एक आता है अपने RV, अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम्स। RV का मतलब क्या है? वो एयर जो एक बार अपने लंग्स के अंदर आ गई, उसके बाद में कभी बाहर गई ही नहीं। एक बार आ गई और आप RV को बाहर निकाल भी नहीं सकते। RV होती है अपने लंग्स में, ये है अपने एल्वेलाई, इस एल्वेलाई के अंदर आकर स्टोर हो गई कौन? RV।
अब ये यहां पे काम क्या कर रही है, इन लंग्स को या इन एल्वेलाइज को आपस में चिपकने नहीं दे रही, उसको बचाने का काम कर रही है। ये आरवी मान लो यहां पे आ गई। अब देखो आरवी को क्या पूर्ण माप सकते हैं, क्या मेजरमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि आरवी बाहर आती ही नहीं है, इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। पर ये होती कितनी है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दो में ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ का मैच कॉलम फर्स्ट टू सेकंड का आता है, और वो आईआरवी भी लिखता है, आरवी भी लिखता है, वो सॉरी ईआरवी भी लिखता है और आरवी भी लिखता है, और दोनों को मैच करवाता है। और कई बार अपन ये कर देते हैं, आरवी को तो कर देते हैं 1000 से 1100 और इसको कर देते हैं 1100 से 1200। तो ध्यान रखना आरवी बहुत जरूरी है, जरूरी है तो उसको 100 ज्यादा कर दो, तो 100 ज्यादा यही तो हुई, तो ये ज्यादा हो गई। अब अपन करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के ऊपर। एक आता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी। अब देखो मैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आप खुद बताना, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद फोर्सफुली इनहेल एयर। बताओ, मैं बोल रहा हूं आप नॉर्मली एक्सहेल कर दो हवा को, उसके बाद में फोर्सफुली इनहेल करो, वो कितनी होती है, कौन सी, नॉर्मली इनहेल करो, सॉरी नॉर्मली, हाँ नॉर्मली एक्सहेल करो पहले, उसके बाद में कौन कौन सी हवा को आप अंदर ले सकते हो, आईआरवी और टीवी। तो आईसी में कौन आ गया, आईआरवी और टीवी, सही। आईआरवी कितनी होती है 2500 से 3000 ml, और टीवी कितनी होती है 500 ml, तो ये कितनी हो गई 3000 से 3500 ml। एक आती है ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें लिखना एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलते हैं, नॉर्मली इनहेल करने के बाद, नॉर्मली इनहेल के बाद फोर्सफुली एक्सहेल एयर, ये करो आप, मैं बोल रहा हूं नॉर्मली इनहेल करो एयर को, उसके बाद में फोर्सफुली एक्सहेल कर दो हवा को, करो, कौन सी आई, एक तो आएगा। सबसे पहले तो आप नॉर्मली इनहेल कर रहे हो तो कौन सी ले रहे हो, टीवी, तो सबसे पहले टीवी, फिर ईआरवी, सही। टीवी कितनी होती है, ईआरवी कितनी होती है, तो ये कितनी होगी, हुआ, आया ही, सही। एक आता है ध्यान रखना एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्रियात्मक अवशिष्ट आयतन, किसको बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं नॉर्मली एक्सहेल कर लो, नॉर्मली एक्सहेल करो हवा को, उसके बाद रिमेनिंग एयर इन लंग्स, नॉर्मली हवा को आप एक्सहेल करो, उसके बाद में फेफड़ों में कौन कौन सी हवा बच गई, आपके लंग्स में कौन कौन सी बच गई, नॉर्मली पहले तो एक्सहेल करो, तो नॉर्मली एक्सहेल करो तो कौन सी करी आपने, टीवी कर दी, अब बच कौन कौन सी गई, ये आरवी और आरवी, तो एफआरसी कौन होता है, ईआरवी और आरवी। मैं क्या बोल रहा हूं, आरवी निकाल नहीं सकते, पर है तो सही ना लंग्स के अंदर, तो इसको पढ़ो, नॉर्मली एक्सहेल के बाद फेफड़ों में बची हुई रिमेनिंग एयर इन लंग्स, तो एफआरसी बराबर ईआरवी प्लस आरवी। तो एफआरसी ईआरवी कितनी होती है, ईआरवी कितनी होती है 1000 से, ये कितनी होती है, दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी 2100 से 2200 2300, सॉरी ml, सही। अब देखो एफआरसी हो गया, एक आता है आरवी, एक आता है आरवी, सॉरी
आरवी नहीं, वीसी। एक आता है वीसी। वीसी का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता। अब क्षमता क्या है, मैं बोलूँ आपके लंग्स की क्षमता क्या है, तो उसके लिए मैंने बताया था एक गुब्बारा लो 2 जने और दोनों उसको फुलाने लगो, कौन सा गुब्बारे को सबसे ज्यादा ज्यादा फुला सकता है। सबसे पहले आप इनहेल करो हवा को, फिर इनहेल करने के बाद में आप गुब्बारे में जो हवा डालोगे वो लिख दो, कौन कौन सी डालोगे। एक तो आईआरवी डालोगे, एक ईआरवी, एक टीवी। क्या आप आरवी डालोगे क्या? आरवी कभी बाहर नहीं निकले। तो आईआरवी कितनी होती है? ईआरवी कितनी होती है? टीवी कितनी होती है? जोड़ लो, ये सारी ये हो जाएगी, आराम से कर लोगे। एक आता है टीएलसी, एक आता है टीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब अपने लंग्स की कितनी कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं अपने, टीएलसी। अब टीएलसी में देखना आप कौन कौन सी कैपेसिटी है लंग्स की, जो ऊपर अपने लिखा वो सारी लिख दो। एक तो अपनी कैपेसिटी है टीवी की, एक है, एक है, एक है योग। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा कौन सी होती है, सबसे ज्यादा टीएलसी होती है, फिर वीसी होती है, फिर आईसी होती है, फिर आईआरवी होती है। ऐसे बना लोगे आप क्रम, अगर क्रम भी पूछ ले आपको तो। कौन सी सबसे ज्यादा? टीएलसी, फिर वाइटल कैपेसिटी, फिर आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फिर आईआरसी आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके अलावा तो आप कौन सी बतानी चाहिए? आप ईसी को नहीं कर सकते हो ज्यादा, नहीं कर सकते, ईआरवी को भी ज्यादा नहीं कर सकते, टीवी को भी ज्यादा नहीं कर सकते, तो बच गया कौन? यही। उसके बाद में जरूर आ जाएगा ईसी, सही, फिर उसके बाद में आ जाएगा आरवी, सही, फिर उसके बाद ईआरवी, फिर आ जाएगा टीवी। ये क्रम हो गया इनका। देखो ये अपने आते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ध्यान रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल बहुत बनते हैं। आप सीट भी सोल्व करोगे, आपके सीट में भी लगभग 40% सवाल इन्हीं के हैं। कल पेपर में भी अच्छे सवाल आएंगे यहां से। देखो एक देखना आप, इधर सुनो। ए भाई साहब, क्यों शरीर को दुख दे रहा है? देखो अब एक बार आप बताना खुद, सुनो। टीवी कितना है? 500। आईआरवी 2500 से, ईआरवी 1000 से, ईआरवी सही। ये तो हो गया ये। अब आगे देखना आप, अब मैं कैपेसिटीज की बात है, आप तो जोड़ ही देना, इसे संख्या मत बताना। जैसे मैं बोलूं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कौन कौन आता है? टीवी प्लस आईआरवी। ईसी में कौन आता है? टीवी प्लस ईआरवी। एफआरसी में कौन आता है? टीवी, ईआरवी और आरवी। और वीसी में कौन आता है? आईआरवी, ईआरवी, टीवी। टीएलसी में कौन आता है? सॉरी, इसमें आता है तो टीवी, एक आईआरवी, एक ईआरवी, एक आरवी। ये आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आ गई। आप इनको देख के भी डेफिनेशन बना सकते हो इनकी, है? हाँ, एक बार आपने मेजरमेंट कर लिया निकाल के, ये उसमें ही तो नहीं आ रही, नॉर्मल रेस्पिरेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इंसान कोई मान लो मर गया, अरे कोई मान लो इंसान मर गया, उसके लंग्स देखे, लंग्स में कितना है वॉल्यूम, उसके आधार पर देख लिया।
एक बार तो देख लिया ना कि ये इतनी होती है, आती नहीं है रेस्पिरेशन में, हर बार नहीं नाप सकते अपन इसको। क्यों? हाँ नहीं उतार सकते हो, उतार लो। उतारो एक बार। जिसको कि, किताब में, पर किताब तुम पढ़ लोगे क्या? उतारो ये। नहीं नहीं चल रहा है अभी, 10 मिनट रुको। नहीं हुआ सर। 3 बजे। अच्छा तुमको ऐसे फील नहीं आ रहा ना पढ़ने में, है ना? अब आप बोलोगे सर आप कैमरे लाइक मास्टर नहीं हो, आप ऐसे ही बोल दिया करो, ऐसे ही पढ़ा दिया करो, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। हाँ ध्यान रखना। नहीं तुम्हारे यहाँ लास्ट क्लास लेके भी कितना मजा आया क्लास लेने में, है? क्या हुआ? हाँ ना भाई साहब? नहीं भाई साहब बंद नहीं करना यार, ये गलत कर दिया, तुम्हारी लास्ट क्लास आने लग गई अब इधर, पर एक भी नहीं सोया। हाँ नहीं, मेलिटोनिन, सुनो, मेलिटोनिन फिजिक्स में स्रावित होता है, केमिस्ट्री में भी होते हैं, बायोलॉजी वाले जानते हैं उसको कैसे रोकना होता है, हम रोक लेते हैं उसको। मिले तो नींद, तो हम नींद ही नहीं आने देते। क्या हो गया कल? है तो यार तुम तो इंग्लिश तो वैसे तुमको आती है सही, तो मैं इसे याद कर लेते, वैसे लिखना ही तो होता है, लिख के कुछ भी लिख के आ जाओ उसमें तो क्या। देखो सब्जेक्ट एक ही है पढ़ने लायक, बायोलॉजी। अरे नहीं वो तो ऐसे बोलते हैं, मतलब वो अपना उनका मन रखने के लिए मान लिया करो, नहीं बायोलॉजी सब्जेक्ट। हाँ क्यों? नहीं अच्छा, अरे वो ऐड थोड़ी है, वो तो बोलते हैं उसका कितना फोर्स लगा रहे हैं, अलग अलग तो 50 और 30 का लगा रहे हैं, एक साथ जोड़ ले तो इतना का लगा देते हैं। अरे तो नहीं समझ में आती उनके, आप उनको राजी कर दिया करो, बोले सही है कैसे ही करो। लिखो देखो, हाँ लिख लिया लिख लिया। समय अच्छा नहीं चल रहा है, लिखो। देखो आगे अपने दे रखा है एनवायरमेंट के प्रेशर, सुनो रुको थोड़ी देर, आगे दे रखा अपने बॉडी प्रेशर, आगे दे रखा ये सॉरी प्रेशर्स दे रखे हैं इसके, वो देखो एक बार मैं आपको। क्या हुआ? रुको 10 मिनट की बात हो रहा है क्लास, फिर ये माइक हटा दूंगा फिर मैं। देखो 1 मिनट सुनो, ये है अपने में एलवेलाई, ये है एनवायरमेंट, पर्यावरण, एनवायरमेंट। यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 mmHg। यहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? mmHg। सही। और देखो, हाँ ये एनवायरमेंट के अंदर ये आ गई एल्विलाई, एल्विलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104 mmHg। और CO2 का कितना है? CO2 का ध्यान रखना, बॉडी में 2 ही है, कम वाला 40। ये आ गई अपने पास ब्लड वेसल्स। अब ये कहां से आई है? देखो ये मैं मान रहा हूं ये अपना हार्ट है, ये यहां से आई है,
समझ लो, हट पे मत जाओ, अपने को तो समझना है कैसे भी। ये यहां से आई है, तो देखो राइट एट्रियम यानी कि राइट वेंट्रिकल से आ रही है, तो किसके पास में कौन सा ब्लड लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, इसका मतलब किसका प्रेशर ज्यादा होगा, O2 का या CO2 का? तो CO2 का ज्यादा वाला प्रेशर कितना था? 45, और इधर O2 का कितना हो गया? 40। सही। यहां से बाद में ये हो जाती है पल्मोनरी वेन, और यहां तक इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पे लगातार O2 इधर आ रही है और CO2 इधर जा रही है। सही। तो देखो O2 इधर आ रही है, CO2 इधर आ रही है, तो यहां पे O2 लगातार इसमें आएगी, तो O2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 95, और CO2 का कितना हो जाएगा? कितना? 40। अब ये यहां से निकल के कहां जाएगी? देखो ये चली गई अपने टिश्यू के पास में। देखो उत्को के पास में अपन ये देखते ये रिएक्शन चलती है टिश्यू में। सही। इसका मतलब CO2 लगातार बढ़ रही है, यहां पे CO2 बन रही है, तो CO2 का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। कितना होगा बताओ? CO2 का ज्यादा वाला प्रेशर कितना था? 45, और O2 का कितना था? 40 रह जाएगा। सही। अब ये वाला प्रेशर ही यहां पे आया है, देखो तो यहां पे PO2 का प्रेशर कितना है? 95, CO2 का कितना है? और वो कॉन्सेप्ट लगा दो, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। इधर O2 ज्यादा है पार्शियल प्रेशर, इधर कम है, हवा यहां से यहां, इधर 104 है, इधर 40 है, इधर से इधर, इधर CO2 45 है, इधर 40 है, CO2 इधर, इधर 40 है, इधर 0.3 बाहर। तो ये प्रेशर पूछ लेगा, ध्यान रखना। सही। अब उनको बुला लो सर को, है ना। ये यहां तक है। देखो अपन इसको यहां तक पढ़े हैं रेस्पिरेटरी इसके प्रेशर में। आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज अगली क्लास के अंदर अपन इसके अंदर करेंगे। सही है।